नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रीट की एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रीट के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है, उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक दे रखा है भारत के राष्ट्र प्रतीक को लेकर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम भारत के राष्ट्र प्रतीक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्न को हमने इसके अंतर्गत लिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय मिष्ठान, राष्ट्रीय सूचना पत्र, राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय पकवान, राष्ट्रीय लिपि, इन सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल में भी बताया गया है और इनसे संबंधित सारे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो को देखते हैं और यदि लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। यह जो क्लास है पर्यावरण अध्ययन की लेवल फर्स्ट के लिए है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार पहला प्रश्न आपके सामने नहीं है, लेकिन प्रश्न का फॉर्मेट बता रहा हूं कि किस प्रकार से रखे गए हैं आप लोगों के लिए कि अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम क्लास के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं मैं, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है, तिरंगा है। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये नाम से स्पष्ट है कि ये कितने रंगों का बना हुआ है, 3 रंगों का बना हुआ है। यह आप लोगों को पता ही होगा। 3 रंग कौन कौन से हैं इसमें, तो सबसे ऊपर जो रंग है, जो कि आपको पता है, केसरिया है। ठीक है, बीच में यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो कौन सा रंग है, सफेद है। और नीचे यदि देखा जाए तो कौन सा रंग है, हरा रंग है। केसरिया रंग की यदि हम बात करें तो यह साहस और बलिदान का प्रतीक होता है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न इससे आता है। ठीक है, वहीं कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों यदि देखा जाए, सफेद जो रंग होता है किसका प्रतीक होता है, ये शांति का प्रतीक होता है। ठीक, और हरा रंग यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमि की उर्वरता का प्रतीक होता है, भूमि की उर्वरता का। और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए प्यारे बच्चों, भूमि की उर्वरता के साथ साथ इसको खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है, खुशहाली का। और खुशहाली के साथ साथ आप लोगों को पता होगा इसे हरियाली का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये सारे के सारे तथ्य आप लोगों को याद रखना है। केसरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये किसका प्रतीक होता है, साहस का प्रतीक होता है, ये आपको पता होगा। हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छा एग्जाम में प्रश्न आता है कि इसे अपनाया कब गया है। प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को यदि संविधान के अनुसार देखा जाए तो इसे कब अपनाया गया है, तो ये याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात प्यारे बच्चों है 3:2 है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कहां फहराया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति भवन में भी फहराया जा सकता है, संसद भवन में भी, और आम लोगों के घरों पर भी, सभी जगह फहराया जा सकता है। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे बीच में कौन कौन से रंग है, यह मैंने आप लोगों को बता दिया है प्यारे बच्चों, जो कि एग्जाम में आता ही है और बहुत बार पूछा जाता है। और जो सफेद रंग है, इस सफेद रंग के बीच में आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों, क्या है, यहाँ पे अशोक चक्र है। और इस अशोक चक्र के अंतर्गत तीलियों की संख्या कितनी है, 24 तीलियां हैं। और यह किस चीज को दर्शाता है प्यारे बच्चों, ये कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। जो अशोक चक्र है यह किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है, तो कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, तो सभी नोट डाउन करिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। प्यारे बच्चों, यहां पर चौड़ाई और लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है। अभी लंबाई और चौड़ाई यह कंफ्यूजन करता है, इसलिए आपको बता दूं 1:2, 2:3, 3:2, 2:1। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है प्यारे बच्चों कितना है, 2:3 है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है प्यारे बच्चों वो कितना है, 2:3 है। यह आप लोगों को बता दिया है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज की यदि हम बात करें तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सभी को पता है कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, तिरंगा के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है बेटा, एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह किसने कहा था। मतलब जो झंडा है ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन कहने वाले जो व्यक्ति थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, वह थे जवाहरलाल नेहरू। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सभी इस बात को। चलिए अगला प्रश्न है, और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके मध्य में जो धर्म चक्र बना हुआ है या अशोक चक्र जिसे कहते हैं, यह समुद्री नीला है, गहरा नीला, काला या हरा। तो धर्म चक्र का जो रंग है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये क्या कैसा है, इसका रंग गहरा नीला है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वहीं यदि देखा जाए तो भारतीय ध्वज में जो अशोक चक्र है ये क्या है, तो आप सभी को पता है 24 तीलियों वाला क्या है, ये पहिया है। और कहीं ना कहीं इसकी यदि हम बात करें तो ये धर्म चक्र एक तरीके से ये धार्मिकता को भी क्या करता है प्यारे बच्चों, ये धार्मिकता को भी प्रदर्शित करता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए वहीं पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब और कहां फहराया गया था? तो भारतीय ध्वज का पहला संस्करण की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो इसे फहराया गया था पहली बार कहां पे, कलकत्ता में फहराया गया था। और कब फहराया गया था ये, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 7 अगस्त 1906। ठीक है, तो 7 अगस्त 1906 को पहली बार इसको फहराया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में यदि देखा जाए तो 20, 22, 23, 24, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 24 तीलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, ये बना किसका होता है? तो याद रखिएगा हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की यदि हम बात करें तो बना होता है किसका, खादी का। किसका बना होता है प्यारे बच्चों, ये खादी का बना होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अशोक चक्र की ऊंचाई से चौड़ाई का अनुपात क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, पूछा गया है क्या, ऊंचाई से चौड़ाई का अनुपात। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत जो अशोक चक्र है, उस अशोक चक्र का ऊंचाई से क्या भैया, ऊंचाई से चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? तो ऊंचाई से जो चौड़ाई का अनुपात है प्यारे बच्चों ध्यान रखना 1:1 है, ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। तो इसका डिजाइन जिसने तैयार किया था प्यारे बच्चों वो है पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, वहीं यदि प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि जो 15 अगस्त है, इस 15 अगस्त को झंडा कहां पर फहराया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 15 अगस्त को जो फहराया जाता है वो लाल किले पर। कहां पर, ये लाल किले पर फहराया जाता है, जो कि कहां पर है प्यारे बच्चों, ये दिल्ली में, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंदी देश का प्यारा झंडा। तो राष्ट्रीय गान की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय गान है भारत का क्या, जनगण मन। ये जनगण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इसको लिखने वाले कौन थे, इसके रचयिता कौन थे, तो मैं आपको अगले प्रश्न के माध्यम से बताता हूं, वैसे आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सरोजनी नायडू है, अरविंद घोष है। तो भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कौन है, यह है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं प्यारे बच्चों यदि हम बात करें इसके बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय गान की यदि हम बात करें तो आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि यह किस भाषा में लिखा गया है, तो ध्यान रखना ये बंगला भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये बंगला भाषा में लिखा गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं यदि प्यारे बच्चों हम यदि चर्चा करें तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि इसके अंतर्गत जो पदों की संख्या है वो कितनी है। तो प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत जो पदों की संख्या है राष्ट्रीय गान के अंतर्गत वो है 5 पद की। यदि हम बात करें तो कितने हैं पद? 5 पद हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनके द्वारा एग्जाम में प्रश्न, या उनको ही भारत में पहली बार आप लोगों को पता है किसके लिए प्यारे बच्चों, गीतांजलि के लिए 1913 में कहीं ना कहीं क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1913 में कहीं ना कहीं किसके लिए, गीतांजलि के लिए क्या मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला था, जो कि आपको ध्यान रखना है। वहीं यदि हम बात करें प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न कि इसको अपनाया कब गया था, तो इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको संक्षिप्त रूप से गाने में कितना समय लगता है, तो संक्षिप्त रूप से गाने में इसमें समय लगता है 20 सेकंड, लेकिन बड़े स्तर पर यदि देखा जाए तो कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम प्यारे बच्चों 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में, 1896 कलकत्ता में। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार जब गाया गया था तो ध्यान रखिएगा ये गाया था 1911 में, और कहां पर गाया था, कलकत्ता में गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों
कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, 59 सेकंड। तो संपूर्ण रूप से गाने में समय लगता है 52 सेकंड। लेकिन यदि संक्षिप्त रूप से गाने की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो संक्षिप्त रूप में इसको कितने समय में गाया जा सकता है, तो 20 सेकंड में गाया जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको कई अवसरों पर गाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है 10वां, भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत प्यारे बच्चों, जनगण मन अधिनायक जाया है, हिंद देश का प्यारा झंडा, सारे जहां से अच्छा, या वंदे मातरम। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ध्यान रखिए, यह है वंदे मातरम है, जो कि आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, वहीं यदि राष्ट्रीय गीत की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसके रचिता के बारे में भी पूछा जाता है कि इसके रचिता कौन है, वहीं कितने समय में गाया जाता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बैक टू बैक बताता हूं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत सभी को पता है क्या है, वंदे मातरम है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों सभी के सामने कि एक तरीके से भारत के राष्ट्रीय गीत के रचिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। तो राष्ट्रीय गीत के जो रचिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। वहीं यदि प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, और प्रश्न आता है कि ये किस भाषा में लिखा गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है प्यारे बच्चों, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ साथ इसमें बांग्ला भी मिक्स है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की जो गायन की अवधि है प्यारे बच्चों, ये 52 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, 65 सेकंड। तो इसके गायन की जो अवधि है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना 1 मिनट 5 सेकंड, जिसे हम 65 सेकंड के रूप में काउंट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। 1886 में, 1896 में, 1906 में, 1907 में। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था प्यारे बच्चों 1896 में, जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से, कंठोपनिषद से, भारत भारती से, आनंद मठ से। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिससे लिया गया है, जिस उपन्यास से लिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना वो है आनंद मठ। वहीं यदि मैं आपको बता दूं कि मुंडकोपनिषद से किस चीज को लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। और ये सत्यमेव जयते क्या है, तो प्यारे बच्चों सत्यमेव जयते भारत का क्या है, राष्ट्रीय वाक्य है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से, फिल्मी धुन से। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है प्यारे बच्चों, वो होती है राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो ऑप्शन है शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। तो सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है उसका शीर्ष भाग लिया गया है। कौन सा भाग लिया गया है प्यारे बच्चों, शीर्ष भाग लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 17वां, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की यदि हम बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो अशोक स्तंभ है, ये आपको पता होगा। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भारत का, अशोक स्तंभ। और इस अशोक स्तंभ के बारे में यदि हम देखें तो इसमें कितने जानवर दिखाई देते हैं, तो इसके अंदर 4 जानवर दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें एक शामिल नहीं है, वो है हिरण। तो सिंह है, सांड है, घोड़ा है, और एक कहीं ना कहीं यदि आप देखोगे तो हाथी भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें हिरण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। यहां पर कितने शेर दिखाई देते हैं, तो 1 शेर, 3 शेर, 2 शेर, 4। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो शेर दिखाई देते हैं उनकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी है, 3 है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। 18वें का सही उत्तर हो जाएगा बी। होते 4 है लेकिन दिखाई कितने देते हैं, 3 दिखाई देते हैं। चलिए, वहीं भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया, तो सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों एक तरीके से इस प्रश्न को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि उसमें कितने सिंह होते हैं, तो यहां पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है। मैं आपको बता दूं, एक ई नंबर का ऑप्शन करके याद रखिएगा। सिंह की संख्या कितनी दे रखी है, 4 से लिया गया है, या 4 होती है, अब ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय संवंत के रूप में किस संवंत की मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रीय संवंत के रूप में किसको अपनाया गया है? तो विक्रमी संवंत को, शक संवंत को, कोल्लम संवंत को, ग्रेगोरियन संवंत को। तो आज वर्तमान में हम जनवरी, फरवरी, मार्च जो काउंट करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। बाकी राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसको अपनाया गया है वो शक संवंत है। इसे अपनाया कब गया प्यारे बच्चों? तो 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया है? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं यदि शक संवंत की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना या इसका निर्माण किया गया है, इसको रचिता है कनिष्क। ये कनिष्क कौन है? तो कुषाण वंश के शासक थे जिनका नाम था कनिष्क, जिसके द्वारा शक संवंत की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त 21 नंबर का प्रश्न कि शक संवंत पर आधारित, बहुत अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? तो प्रथम मास की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो वह कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो चैत्र है, वैशाख है, या फिर यदि देखा जाए प्यारे बच्चों माघ है, कार्तिक है। तो प्यारे बच्चों शक संवंत पर आधारित पहला महीना यदि देखा जाए तो वो है चैत्र का महीना। कौन सा महीना है? चैत्र का महीना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस शक संवंत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शालिवाहन भी कहा जाता है। शालिवाहन संवंत, ये शायद आप लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा, तो याद रखिएगा इसे शालिवाहन संवंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और प्यारे बच्चों एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 1957 में। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शक संवंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? जो आखिरी का महीना होता है वह कौन सा होता है? तो माघ का महीना, पौष का, फाल्गुन का, वैशाख का। तो शक संवंत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह जो होता है वो होता है फाल्गुन का महीना, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। 22 का हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु प्यारे बच्चों चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। क्या है बच्चों? पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। और कहीं ना कहीं बाघों की सुरक्षा के लिए ही आपको ये भी पता होगा, कहीं ना कहीं 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बाद भारत में सबसे ज्यादा टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर है? तो सबसे ज्यादा टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या एमपी में है, और सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भी एमपी में है, इसलिए इसे बाघों का राज्य कहते हैं। ठीक, बाघों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है बच्चों? तो वो कहा जाता है भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश को। चलिए अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था प्यारे बच्चों वह कौन सा था? तो हिरण, नीलगाय, सिंह, घोड़ा। तो भारत का पहले जो राष्ट्रीय पशु हुआ करता था वो हुआ करता था सिंह, जो कि आपको ध्यान रखना है। 24 का सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मयूर, तोता, बाज, कबूतर। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या है? मोर है, क्योंकि प्राचीन समय से ही इसका बहुत महत्व रहा है। वहीं मयूर की यदि हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्तांतुस इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, पावो क्रिस्तांतुस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। 26, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जहां पर भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है? मुरैना, भिंड, रीवा, सतना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुरैना। क्यों? क्योंकि इस मुरैना का नाम ही जो पड़ा हुआ है मोर के कारण पड़ा हुआ है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारत के राष्ट्रीय पक्षी की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों मोर की, तो इसी के आधार पर एक सिंहासन है जिसका नाम आप लोगों को पता होगा, मयूर सिंहासन। तो ये मयूर सिंहासन जो है ये मुगल काल का बहुत बड़ा एक मुख्य रूप से तख्त ताउस हुआ करता था। तो इसे ले जाने वाला शासक कौन था प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, इसको ले जाने वाला शासक था नादिर शाह। ठीक है, तो मयूर सिंहासन को ले जाने वाला शासक कौन था? नादिर शाह था। चलिए अगला प्रश्न है 27, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस तारीख को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1950। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक जिसे हम अशोक स्तंभ के रूप में मानते हैं, इसे अपनाया गया है प्यारे बच्चों कब? 26 जनवरी 1950 को।
चलिए 28 नंबर का प्रश्न, अशोक स्तंभ किस वंश से संबंधित है? जो अशोक स्तंभ है जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा इसका क्या करवाया गया था प्यारे बच्चों? सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यह किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो ये जिस वंश से संबंधित था वह वंश था मौर्य राजवंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29, अशोक स्तंभ में कितने जानवर हैं? तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले अभी। प्यारे बच्चों अशोक स्तंभ के अंतर्गत यदि हम जानवर की यदि हम बात करें तो अशोक स्तंभ के अंतर्गत जानवर की संख्या जो है वो कितनी है प्यारे बच्चों? तो अशोक स्तंभ के अंतर्गत जानवरों की संख्या है 4। कितने जानवर है? 4 जानवर है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये 4 जानवर जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, एक तो एशियाई शेर, हाथी, घोड़ा, बैल, यानी कि शेर है इसमें, वहीं घोड़ा है इसके अंतर्गत, वहीं प्यारे बच्चों बैल है, और एक और क्या है? तो एक और हाथी है। ये चारों के चारों जानवर इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है, बिहार में है, पटना में है, वाराणसी में है। तो अशोक स्तंभ जिस स्थान पर स्थित है प्यारे बच्चों ध्यान रखना सारनाथ में, और सारनाथ जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? तो अशोक स्तंभ का निर्माण 300 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व। तो अशोक स्तंभ का जो निर्माण हुआ था प्यारे बच्चों वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में कितने भाग हैं? तो अशोक स्तंभ के भाग की यदि हम बात करें तो 4 है, 2 है, 3 है, 1 है। तो प्यारे बच्चों अशोक स्तंभ के अंतर्गत जो भाग की संख्या है वो है 3। ठीक, सर कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है आधार, ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों उसे साफ्ट बोलते हैं, कहीं पर इसको साफ्ट कहा गया है। आगे एक और भाग जो इसको कहा गया है प्यारे बच्चों कैपिटल कहा गया है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला एक तो आधार होता है, एक मध्य होता है और एक शीर्ष वाला भाग। तो इस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो अशोक स्तंभ की ऊंचाई लगभग 8 फीट, लगभग 5 फीट, लगभग 12 फीट, लगभग 10 फीट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों लगभग 8 फीट। प्यारे बच्चों अगली स्लाइड की बात करें तो अभी तक मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण तमाम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया, लेकिन यदि इसके अलावा भी कुछ छूटता है तो उस चीज के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत शानदार और अच्छे तरीके से ये स्लाइड बता रहा हूं। तो इसमें देख लीजिए सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। यदि कुछ छूटती है तो उसको हम यहां से कवर कर लेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। राष्ट्रीय खेल क्या है प्यारे बच्चों? हॉकी। राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? डॉल्फिन है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु प्यारे बच्चों हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसकी चर्चा कर चुके हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों? रुपया है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो देवनागरी है। राष्ट्रीय गान चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय फल क्या है प्यारे बच्चों? आम है। राष्ट्रीय सब्जी क्या है? कद्दू है। राष्ट्रीय गीत क्या है भारत का? तो वंदे मातरम। निष्ठा की शपथ, यानी कि निष्ठा की शपथ में क्या लिया जाता है प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की शपथ ली जाती है। राष्ट्रीय पशु हम कर चुके हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा वैसे कोई सी नहीं है, राजभाषा के रूप में इसको अपनाया गया है। किसके रूप में प्यारे बच्चों? राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, जो कि 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया है। ये आप सभी बच्चे याद रखिएगा। आगे और भी दे रखा है, चलो उनको भी देख लेते हैं। प्यारे साथियों आपके सामने दे रखा है क्या यहाँ पे? राष्ट्रीय वाक्य। तो राष्ट्रीय वाक्य क्या है भारत का? सत्यमेव जयते है। वहीं राष्ट्रीय सूचना कौन सी है प्यारे बच्चों? तो श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय पकवान क्या है? तो खिचड़ी है। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है प्यारे बच्चों? तो भारत रत्न है। राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो गुट निरपेक्ष है। वहीं भारत की राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय योजना क्या है? तो पंचवर्षीय योजना है। राष्ट्रीय पर्व क्या है? गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, महात्मा गांधी जी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर है। ये सब भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय पिता के रूप में किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी। और हमारे भारत की जो राष्ट्रीयता है प्यारे बच्चों क्या है? इंडियन है। प्यारे बच्चों इन तमाम राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ यहाँ क्लास यहीं पर होती है खत्म। यदि आपने वीडियो को देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।